Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the History of USA crash course and this is हसी परवेज़ खटाना। ज्योग्राफी ऑफ अमेरिका सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो तमाम एस्पिरेंट्स के लिए एक एडिंग वीडियो है ताकि उनको इस सब्जेक्ट के कंटेंट को एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। वर्ल्ड मैप बेसिकली अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपने इसको अच्छा अंडरस्टैंड करना है सब्जेक्ट को और इसको कंसेप्चुलाइज करना है। बेसिकली बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपको सिर्फ इस मैप को देख के ही रिकॉल हो जाएंगे, यानी कि जो स्टार्ट के कुछ 100 साल हैं, यानी कि अगर आप 1492 तक या 1606 तक के जो मेन इवेंट्स हैं, बल्कि इवन 1783 तक, तो उनके लिए आप इस वर्ल्ड मैप को ही अगर माइंड में अगर इसका एक अच्छा स्केच बना लेते हैं, इसके ब्लूप्रिंट्स आपके माइंड में हैं, यानी कि आप अगर रिकॉल करें आंखें बंद करके, तो आपको इस पूरे मैप की लोकेशंस का अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सा ओशन आता है बीच में, कौन सा रीजन किस तरफ लाई करता है, मेन टेरिटरीज़ का, जो कि हमारे लिए कंसर्न है अभी। आपने सिर्फ उन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। आपको उसका फ़ायदा क्या होगा अगर मैं अभी उसको उस तरफ आता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जाना है, आपने ह्यूमन लाइफ देखनी है कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ कैसे आई, तो आपने ये साइबेरिया की टेरिटरी है और ये अलास्का की है, तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि ये दो एरियाज़ कनेक्टेड थे आपस में, यहाँ पे आइस ब्रिज बन गया था, तो यहाँ से लोगों ने यहाँ से यहाँ पे एक्सेस किया और यहाँ से ह्यूमन लाइफ यहाँ पे आ गई। फिर इसके आगे आप आ जाएंगे स्कैंडिनेवियन जहाँ पे आए, तो ये स्कैंडिनेवियन थे कि इन्होंने आके यहाँ पे ग्रीनलैंड में अपनी पहले कॉलोनी बनाई और यहाँ से ही वो यहाँ पे इजीली आ गए। तो आपको ये चीज़ भी नहीं भूलेगी कि इनका एक कनेक्शन बनता है कि यहाँ से स्कैंडिनेविया से ग्रीनलैंड बहुत करीब है और वहाँ से फिर आके उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की और यहाँ से फिर वो भी बाकी इलाकों में फैल गए। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस आया था, तो उसने अपने वॉयजेस यहाँ से जब किए, स्पेन से उसने जब उसने अपनी सेलिंग स्टार्ट की अटलांटिक में, तो उसने क्या सोच के इसी साइड पे सेल स्टार्ट किया, यानी कि वो कहाँ आना चाहता था, यानी कि स्पेन से वो अगर आप स्ट्रेट आए यहाँ पे तो वो यहाँ आना चाह रहा था, जापान और चाइना की टेरिटरी में आना चाह रहा था, एशिया को टच करना चाह रहा था। और अगर आप उसकी जो फर्स्ट डिस्कवरीज थी वो किस साइड अगर उसने ट्रैवल किया, तो उसने ये एरियाज़ अपने डिस्कवर किए पहले। फिर अगर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास होती है, तो उसने कहाँ से 370 लीग्स को डिवाइड किया कि ये जो नॉर्थ की टेरिटरी है ये आ गई स्पेन के पास, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है अमेरिका का, इस पर पुर्तगाल की ऑटोनॉमी आ गई। उसके बाद फर्दर ऐसे इवेंट्स हैं, जैसे आप देखें कि 13 कॉलोनीज़ हैं, तो वो यहीं पे क्यों इस्टेब्लिश हुई और ब्रिटिश ने ही क्यों नहीं ऑक्यूपाई किया। तो ऐसे बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपको सिर्फ इस मैप को देखने से ही रिकॉल हो जाएंगे और आपको बाकी जो आपके जो आने वाले इवेंट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, ह्यूमन लाइफ इन नॉर्थ अमेरिका। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले बताता चलूँ कि ज्योग्राफी की बात करते साथ ही हम उसी चीज़ को दोबारा टेकअप करते हैं कि आज से 35,000 साल पहले जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो वर्ल्ड का मैप है, ये ऐसा नहीं था। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साथ एडजेसेंट टेरिटरीज जो आज ओशन है, इनमें बहुत ज़्यादा एरिया जो था वो कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। लेकिन आज क्योंकि दुनिया का टेम्परेचर कम था और अभी तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोल्यूशन है, वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है इस पूरे प्लैनेट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आइस मेल्ट हो चुकी है साइड्स जो उसके एडजेसेंट टेरिटरीज हैं वहाँ से। उस मेल्टिंग की वजह से आज यहाँ पे पानी है, लेकिन आज से 12,000 साल पहले ऐसा नहीं था, जब रशिया से यानी कि साइबेरियन टेरिटरी से लोग अलास्का आए इस आइस ब्रिज के थ्रू। ये आइस ब्रिज कहाँ है? साइबेरिया और अलास्का के बीच में। अलास्का यानी कि जो कनाडा के साथ एडजस्टेंट है और अमेरिका के नॉर्थ में, और यहाँ से एशिया से लोग आए यहाँ पे और यहाँ से वो बाकी टेरिटरी के अंदर उन्होंने लैंड किया। ये बेरिंग स्ट्रेट की टेरिटरी है। स्ट्रेट किसे कहा जाता है? यानी कि दो खुश्की के जो टुकड़े हैं उसके बीच जो ओशन का रास्ता है या कोई तंग रास्ता हो जहाँ से पानी की गुजरगाह हो, लेकिन वो किसी ओशन में हो, तो ये बेसिकली बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंगिया की टेरिटरी है। यहाँ से यहाँ पे तो अभी इस वीडियो से, इस इमेज से आपको क्लियर होगा कि ये अभी ओशन है, लेकिन इससे पहले ये आइस ब्रिज बन चुका था। और ये जो डॉटेड एरिया है बेसिकली ये सारा उस वक्त एक आइस शीट के नीचे था। यहाँ पे हंटर्स आए थे, स्टोन एज के हंटर्स सबसे पहले, और लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये फाइंडिंग्स दी हैं कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ 15 से 20,000 साल पहले आई।
यानी कि जो वहाँ पे अभी ह्यूमन रिमेन्स हैं उनका डीएनए 20,000 साल तक पुराना है। यानी कि एशिया के अंदर जो डीएनए है वो भी तकरीबन इतना ही है और उससे भी पुराना अमेरिका से मिल रहा है। यानी कि इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन क्योंकि आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं तो हम किसी एक चीज़ पे तो रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोमिनेंट फाइंडिंग है वो यही है कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है वो 12,000 साल पहले आई। तो ज़्यादा आर्कोलॉजिस्ट इसी बात पे अपना कंसेंसस रखते हैं। आगे आ जाते हैं कि यहाँ पे रीसेंट एजेस में, वहाँ पे तो ह्यूमन लाइफ आ गई थी, सैपियंस आ गए थे, लेकिन रीसेंट एजेस में कौन आया था पहले? तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले आने वाले लोग थे वो स्कैंडिनेवियंस थे। ये स्कैंडिनेवियन जो हैं 1000 एडी में, स्कैंडिनेवियन फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे इस टेरिटरी की जो बासी हैं, जो यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, उनको स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। ये स्कैंडिनेवियन यहाँ से ग्रीनलैंड आए थे। ग्रीनलैंड में उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की और यहीं ग्रीनलैंड से ऑनवर्ड वो आगे जहाँ पे अमेरिका के अंदर, यहाँ पे आके उन्होंने वाइनलैंड के नाम से, यानी कि फर्टाइल लैंड के नाम से उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की। लेकिन 1000 एडी यानी कि अभी अब से 1200 साल पहले तक बाकी दुनिया को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि यहाँ पे कोई और टेरिटरी एग्जिस्ट करती है। यानी कि यहाँ से लोग, ह्यूमन लाइफ भी यहाँ पे आ गई, यहाँ से ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स भी आ गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी भी बाकी जो ओल्ड वर्ल्ड है उसको ये बात नहीं पता कि न्यू वर्ल्ड भी कोई है यहाँ पे, क्या वहाँ पे भी कोई ह्यूमन लाइफ है। तो ये जो इनके वॉयजेस थे ये साइलेंट वॉयजेस थे। बाकी दुनिया को अभी भी इससे कोई इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ पे ह्यूमन लाइफ है या नहीं। तो बाकी दुनिया के लिए वर्ल्ड मैप कैसा था ये देखते हैं। दुनिया के लिए अमेरिका डिस्कवर होने से पहले दुनिया सिर्फ इतनी सी ही थी। यानी कि जो दुनिया का तीसरा हिस्सा है अमेरिका, वो तो किसी के तसव्वुर में नहीं था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका ही मेन टेरिटरीज थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि उस टाइम में कौन सी सिचुएशन चल रही थी बाकी दुनिया के ख़ित्तों में, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ या इसकी एक्सप्लोरेशन जो है वो हुई। तो उसके लिए यूरोप जो है वो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। यूरोप के अंदर डार्क एज ख़त्म हो चुकी थी, क्रूसेड वार्स भी हो गई थी। तो यूरोपियन सोसाइटी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई और वो दो तरह से डेवलपमेंट हुई। पहली जो है वहाँ पे क्योंकि चर्च का रोल, मजहबी रोल बहुत ज़्यादा था, कैथोलिक चर्च का रोल होने की वजह से गवर्नमेंट वीक होती थी, क्योंकि जो चर्च था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था डिसीजंस में। पनिशमेंट्स थ्रू चर्च होती थी, ट्रीटीज़ थ्रू चर्च होती थी, तो चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वॉर्स चलती रही, तो ये जो प्रोटेस्टेंट जो इनके अगेंस्ट थे उसकी वजह से कैथोलिक का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होता गया। उसका फ़ायदा मोनार्क को हुआ और कुछ प्रोमिनेंट मोनार्क जो उस टाइम यूरोप की सोसाइटी में नज़र आते हैं 15वीं सेंचुरी के अंदर, वो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड की शक्ल में है। अब इन रियासतों के अंदर क्या सिचुएशन थी, क्योंकि रेनेसेंस का वो पीरियड चल रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी। तो वहाँ पे लोगों का जो है वो जो गवर्नमेंट का माइंडसेट था वो एक्सपेंशन का था, इम्पीरियलिज्म का था कि हम बड़ी गवर्नमेंट बनाएं, हम एक्सपेंशंस करें, और उनका एक इम्पीरियलिज्म का आइडिया था। जबकि जो सोशो कल्चरल या इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट थी, नई नई चीज़ें वो बना रहे थे, इन्वेंशंस कर रहे थे, आबादी बढ़ रही थी। कोई गन पाउडर बना रहा है, वहाँ पे किसी ने नेविगेशन पे काम किया, सेलिंग इक्विपमेंट बनाया, बड़े अच्छे नेविगेशन के टूल्स बनाए, और वहाँ पे जो है वो एक्सप्लोरेशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है 1453 का, बाइजेंटाइन एम्पायर का जो कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका फॉल हुआ और उसको ऑक्युपाई कर लिया ऑटोमन्स ने। इसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं। अगर हम टेरिटरी देखें वर्ल्ड मैप की, तो उसमें ये जो इस्तांबुल है ये फॉल करता है बेसिकली एशिया और यूरोप के बीच में। ऑटोमन्स ने जब इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो जो एशिया तक एक्सेस करने के लिए, क्योंकि एशिया तो ट्रेड हब था, एशिया बहुत सी ऐसी नीड्स पूरी करता था जो कि यूरोप की इंटायरली डिपेंडेंस थी एशिया के ऊपर, क्योंकि चाइना और सब कॉन्टिनेंट की टेरिटरी बहुत रिच प्रोड्यूसर थी एग्रीकल्चर और बाकी प्रोडक्ट्स की भी। तो यहाँ पे जब ये लोग जो यूरोपियंस की एक्सेस यहाँ पे
कर्टेल हो गई, तो यूरोपियन ने सोचा कि अब हम कोई ऐसा ट्रेड रूट निकालें जो कि हमें लेके जाए एशिया तक। लेकिन कोई ऐसा एक्सपीडिशन अभी तक नहीं हुआ था। यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ, कार्डिनल पियरे डियाली की एक बुक है इमेगो मुंडी, यानी कि इमेज ऑफ द वर्ल्ड। ये 1410 में लिखी गई। वो एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर थे, कॉस्मोलॉजी और थियोलॉजी में उनकी कमांड थी। उन्होंने दुनिया की एक मैप दिया था उसके अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया के स्ट्रक्चर्स बताए थे कि कहाँ पे सीज़ हैं, ओशंस हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं। दुनिया का उन्होंने एक स्केच ड्रॉ किया था। इस इमेज को अगर आप देखें तो इस स्केच को देखने से जाहिर होता है कि दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ नथिंग मोर। साथ छोटी छोटी उन्होंने टेरिटरीज बना दी। ये एक रफ स्केच था। इसको बहुत ज़्यादा सेंटिटी हासिल थी और इसकी बुनियाद पे बहुत से लोग इस बात को यकीन रखते थे कि दुनिया की जो एंटायर टेरिटरी है वो बस यही है। इतने में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, डैट इज़ क्रिस्टोफर कोलंबस। 1451 जनोआ इटली में पैदा हुए। बाय प्रोफेशन वो सेलर थे। वो भी इसी कॉन्सेप्ट को मानते थे कि अगर आप वेस्टवर्ड, यानी कि यहाँ से अगर आप वेस्टवर्ड ट्रैवल करें तो दुनिया गोल है, तो आप यहाँ पे लैंड करेंगे एशिया। और ये जो टेरिटरी है, क्योंकि ये तो ऑटोमन्स ने ऑक्यूपाई कर ली है, अब आप यहाँ से टेरेस्ट्रियली यानी कि बाय लैंड रूट्स आप एशिया को एक्सेस नहीं कर सकते। अब कोलंबस ने अपने वॉयजेस तो करने थे, लेकिन वो अपने वॉयजेस के लिए स्पॉन्सर तलाश करता रहा। वो पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन सबके पास गया, सब ने उसको रिजेक्ट किया और कोई भी उस पर यकीन नहीं रखता था कि ऐसा पॉसिबल है कि आपका वॉयज सक्सेसफुल रहे। लेकिन स्पेन जो है उसका इम्पीरियलिज्म और कोलंबस के जो एम्बिशंस थे उनको एक आपस में अच्छा कम्बिनेशन मिला। उसको किंग फर्डिनेंड और क्वीन इज़ाबेला ने स्पॉन्सर करने के लिए हामी भरी। और हालांकि वहाँ भी बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आपका एक्सपीडिशन जो है डैट वॉन्ट बी सक्सेसफुल। लेकिन वो उसी जो इमेज ऑफ द वर्ल्ड है उसका जो स्क्रिप्ट है उसको एक एज अ डिफेंस यूज़ करता है कि नहीं देखें, ये एक बहुत मेरे लिए मतलब उसको एक अपनी एक एविडेंस मिलती थी कि हाँ, इसकी बुनियाद पे मैं ट्रैवल करूँ और मैं इस टेरिटरी को एक्सेस कर पाऊँगा। लिहाजा क्रिस्टोफर ने अपनी एक्सपीडिशंस का आगाज़ कर दिया। अब बढ़ते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के ऑर्गेनाइज्ड वॉयज की तरफ। 1492 अगस्त में अपनी 3 शिप्स नीना, पिंटो और सेंटा मरिया के थ्रू उसने अपनी वेस्टवर्ड सेलिंग स्टार्ट की। ये जर्नी तकरीबन 10 हफ्तों पे मुहित था और उसने अपनी फ़र्स्ट लैंडिंग सैन सल्वाडोर में की। इस डायग्राम से जो उसके ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये बताते हैं कि उसके वॉयजेस जो थे वो कौन कौन से आइलैंड्स या कौन कौन सी टेरिटरीज की तरफ गामजन थे। उसका फर्स्ट जो लैंडिंग था सैन सल्वाडोर में, उसने अज्यूम किया कि मैं जापान पहुंच चुका हूं और देन उसने बहामास की तरफ प्रोसीड किया और फर्दर उसने क्यूबा यानी हेटी की जो टेरिटरी थी यहाँ पे उसने फर्दर एक्सेस किया, जिसको उसने अज्यूम किया कि अब ये जो टेरिटरी है ये चाइना है। वहाँ से उसने कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट किए जिसमें कोकोनट, टोबैको, स्वीट कॉर्न, पोटैटोज़ थे। यही चीज़ें लेकर वो वापस स्पेन अपने किंग के पास आया उसी दरबार में और उसने वहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो रेड डार्क स्किन टोन जो लोग थे यहाँ के लोकल, जिसको उसने इंडीज़ यानी रेड इंडियंस कहा, उसके बारे में उसने बताया कि ये एक डिफरेंट सिविलाइजेशन है। और यूरोप में यही बात उसके वॉयज के बाद मशहूर होगी कि उसने जो ईस्ट की तरफ अपना एक जो ट्रैवल रूट है वो उसने डिस्कवर कर लिया है। जब वो वापस आया उसने स्पेन में आके यही बात कही किंग फर्डिनेंड और क्वीन इज़ाबेला को कि आप इस टेरिटरी में अपनी ऑटोनॉमी कायम करें। जब उसने किंग से ये बात की तो उसी टाइम पे जो किंग जॉन टू थे पुर्तगाल के, जो कि एक तरह से राइवल थे, एक एंटी मोनार्क थे स्पेन के, उन्होंने इस बात पे काफ़ी रेजिस्टेंस की क्योंकि पुर्तगाल के साथ जो वेस्टवर्ड टेरिटरीज थी वो आइलैंड्स जो हैं उस पर पुर्तगाल की अपनी एक सिंबॉलिक ऑटोनॉमी थी। तो पुर्तगाल के लिए ये बात काफ़ी कंसर्न रखती थी कि इन टेरिटरीज़ के ऊपर अगर स्पेन ने अपनी एक्सेस कर ली और उसने अपना क्लेम जाहिर कर लिया तो ये पुर्तगाल का जो राइट है उसको ये इन्फ्रेंच करेगी बात। लिहाजा क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जो कैथोलिक रोल था चर्च का बहुत ज़्यादा था, तो वो वहाँ के पोप अलेक्जेंडर 6 के पास चले गए और उन्होंने ये बात रखी कि ये जो आइलैंड है ये तो मेरी एक्सेस में है, तो वहाँ पे आप स्पेन को रोकें कि वो अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करे या उसको अपनी टेरिटरी में शामिल करे। वहाँ पे हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी का जिक्र होता है कि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। बेसिकली ये 1494 में साइन की गई स्पेन के शहर टॉर्डेसिला में, उसी के नाम पे इस ट्रीटी को याद किया जाता है आज भी। इसने 370 लीग्स यानी कि 1185 माइल्स तक जो पुर्तगाल से वेस्टवर्ड अगर आप पोल टू पोल चलें तो इस टेरिटरी का जो इसने एक लाइन ड्रॉ की, एक इमेजिनरी लाइन थी, यानी कि इतने माइल्स अहेड तक
ये जो डायरेक्शन है ये आपकी है, ये डायरेक्शन हमारी है, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ये एक डिवीज़न होगी इस ट्रीटी के थ्रू। जो इस ट्रीटी के आउटकम से उसमें यह था कि जो नॉर्दर्न टेरिटरी थी वो स्पेन के पास चली गई। यही बात देखने में बाद में मिली कि जो नॉर्थ अमेरिका यानी कि जो अमेरिका और कनाडा ये जो टेरिटरीज़ हैं यहाँ पे बहुत से रीजन्स में स्पेन ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी बाद में भी, जबकि जो ब्राज़ीलियन बेल्ट्स थी जो कि साउथ अमेरिका वहाँ पे वो पुर्तगाल के हवाले कर दी गई। ये बेसिकली उन्होंने जाके कोई फैक्चुअली उस जगह को तो एक्सेस नहीं किया था, लेकिन ये एक तरह से माली गनीमत कह लें कि बस हमें मिल गई तो हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम भी दो बड़े मुनार्क हैं तो लेट्स हैव अ डिमार्केशन। क्योंकि ये अनऑथेंटिक डिमार्केशन थी, एक इमेजनरी डिमार्केशन थी, लिहाजा इसकी डिजोर वैल्यू तो फिर थी लेकिन डिफेक्टो वैल्यू बहुत कम थी। लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस मानी जाती है, ये ट्रीटी बेसिकली बुनियाद रखती है कॉलोनाइजेशन की, या जो अमेरिकन टेरिटरीज़ थी उसके ऊपर पुर्तगाल और स्पेन की जो ऑटोनॉमी जिसको अलाउ किया गया वो ये ट्रीटी थी। यानी कि इन दो मुल्कों ने इसके बाद अपनी प्रॉपर एक्सपीडिशंस किए और बाकी भी इनको फॉलो करते हुए बाकी यूरोपियंस भी आके उन्होंने जो इस टेरिटरी को कॉलोनाइज कर लिया। हिस्ट्री में इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ टॉर्टसलर्स के नाम से याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अंदर जो बाकी एक्सपीडिशंस किए थे कोलंबस ने, उसका पहला एक्सपीडिशन तो 1492 में था, लेकिन उसने बाद में फर्दर भी अपने एक्सपीडिशंस जारी रखे। टोटल उसके 4 एक्सपीडिशंस 1493, 1498 और 1502 तक उसने किए। डिस्कवरी ऑफ हिस्पैनोला, डोमिनिका, पुर्टोरिको, क्यूबा, जमैका, जिसके फर्स्ट दैन ट्रिनिडाड, वेनेजुएला, ये टेरिटरी उसने डिस्कवर की। फिर निकारागुआ, सेंट लूसिया, कोस्टा रिका और पैनामा इसने अपने लास्ट वॉयज में एक्सेस किए। लेकिन एक आयरनी ये है कि ये जो टेरिटरी है, ये जो न्यू वर्ल्ड या न्यू डिस्कवर्ड वर्ल्ड थी, इसका नाम कोलंबस के नाम पे नहीं है, ये अमेरिका देन किसके नाम पे है। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हिज नेम इज़ अमेरिको वेस्पुक्सी। ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे। इन्होंने 1497 से 1504 तक 4 वॉयजेस जो हिस्ट्री में जो है जिनकी एविडेंस मिलती है, इन्होंने किए इस साउदर्न बल्ज की तरफ। बेसिकली कोलंबस तो ये बात जानता था कि मैंने ईस्ट अब एक्सेस कर लिया है, मैंने एशिया एक्सेस कर लिया है, लेकिन उसने कभी भी ये बात नहीं कि ये एक न्यू वर्ल्ड है या ये एक ऐसी टेरिटरी है जो कि वो नहीं है, ये कोई एक नया प्रॉपर कॉन्टिनेंट है जिसकी एग्जिस्टेंस है। तो 1507 में एक जर्मन जोग्राफर थे मार्टिन वेल्ज़ी मुलर, उन्होंने एक किताब पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका के जितने भी विजिट्स थे उन सब का उन्होंने अहवाल दिया, और उन्होंने कहा कि उसने इस बात का उसे यकीन था और उसने यही एविडेंसेस दी कि ये बेसिकली एशिया नहीं है, बल्कि दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड विच वाज लेटर नेम्ड आफ्टर हिज नेम। अमेरिका के अंदर बाद में सेटलमेंट्स कैसे हुई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1492 में तो डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके फर्दर एक्सपीडिशंस हुए। यूरोपियंस डिफरेंट जो मोनार्क थे या डिफरेंट वहाँ के जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने एक्सेस किया इस टेरिटरी को। लेकिन 1565 में सेंट ऑगस्टाइन फ्लोरिडा में स्पेनिश ने अपनी फर्स्ट सेटलमेंट की। सेटलमेंट और कॉलोनाइजेशन में फ़र्क है। कॉलोनी एक ऐसी टेरिटरी है जिसको किसी रूल के तहत वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स भी बनाई जाती हैं, वहाँ पे जो कॉलोनिस्ट है उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, उनकी स्ट्रेटेजिक रोल्स भी होते हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो स्पेनिश सेटलमेंट थी, ये एक मेयर उनकी एग्जिस्टेंस जाहिर करती है कि उन्होंने ये जो अपनी सेटलमेंट की, इसका मकसद था कि जो अटलांटिक ओशन के अंदर ट्रेड रूट था बेसिकली, उसमें पायरेट्स से अपने जो उनके वॉयजेस थे या उनकी शिप्स थी, नेवल शिप्स जिसके अंदर ट्रेड होती थी, उनको ये सेफ गार्ड कर सकें। ऑन द अदर हैंड जो काउंटर पार्ट थे इनके ब्रिटिशर्स के अंदर चार्टर्ड कंपनीज़ का कॉन्सेप्ट था। जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हैं, ये वो कंपनीज़ थी जिनके थ्रू जिनको स्ट्रेटेजिक पावर दे के, मिलिट्री बैकिंग दे के ब्रिटिश क्राउन भेजते थे अपनी कॉलोनीज़ में, ताकि वो वहाँ से जो है वो ट्रेड या इनकम जनरेट करें, वो ट्रेड करें फॉर द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को उससे रेवेन्यू जनरेट हो। तो ऐसी ही द वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन थी जिसने प्रॉपर अपनी एक फॉर्मर कॉलोनी इस्टेब्लिश की 1607 के अंदर, जेम्स टाउन वर्जीनिया के अंदर। यू कैन फाइंड दिस ऑन मैप हेयर। इसके बाद जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन्होंने भी आके फर्दर यहाँ पे एक्सपीडिशंस किए और इस टेरिटरी के अंदर अपने सेटलमेंट्स की। ये सेटलमेंट्स कॉलोनी की फॉर्म में तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लोग आते गए यहाँ से। यहाँ पे एक सोशल सिनेरियो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होगा। बेसिकली ये टेरिटरी तो बाद में आबाद हुई, तो यहाँ पे
पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन जो वहाँ के सोशल सिनेरियो से वो काफ़ी डिफरेंट थे। सबसे पहली बात कि वहाँ पे जो सिविल लाइफ थी, जो सिविक लाइफ थी, उसके अंदर इंडिविजुअल लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। मैरिजेस के बगैर इंडिविजुअल्स नहीं रह सकते थे, उनको एक सोशल बैकलैश मिलती थी। तो वहाँ पे कपल्स शादियाँ करते थे और वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन करते थे। बड़ी फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट था क्योंकि वो एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ था उनके लिए। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते थे। फैमिली बड़ी होती थी और नेक्स्ट जनरेशन तक वो फैमिली डबल हो जाती थी, यानी कि पॉपुलेशन बल्ज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो लोग नहीं थे जो यहाँ पे जिनकी जो यहाँ पे ब्रीडिंग के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ पे माइग्रेशन के थ्रू यूरोप से लोग आ रहे थे, और प्लस जो स्लेव्स की बहुत बड़ी तादाद जो कि अफ्रीका से यहाँ पे लाई जा रही थी, वो भी पॉपुलेशन बढ़ने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि जहाँ पे जिस टेरिटरी में एक बड़ी पॉपुलेशन आ जाए, उस पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ जो है वो फाउंडेशन बनी कि इस टेरिटरी को फर्दर जो है वो ब्रिटिश ने 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो है इस्टेब्लिश की यहाँ पे 17th और 18th सेंचुरी में। ये कॉलोनीज़ कौन सी थी? ये देख सकते हैं अटलांटिक के साथ ये एडजेसेंट टेरिटरीज़ हैं जो आपस में भी जुड़ी हैं और साथ इनके अटलांटिक भी है। The first one is Pennsylvania, then Georgia, Virginia, New York, New Jersey, New Hampshire, Connecticut, now North Carolina, South Carolina, Massachusetts, Maryland, Delaware and Rhode Island। ये 13 कॉलोनीज़ हैं। यही कॉलोनीज़ जो है इन्होंने ब्रिटिश के रूल के अंडर काम किया और इन्होंने ही ऑर्गेनाइज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। ये 13 कॉलोनीज़ जो है इनके लिए निमोनिक में आपको बताता चलूँ। बेसिकली इनका नाम याद करना अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए मसला हो जाता है कि वो कहते हैं हम 13 नाम कैसे याद रखें। तो उसका मैं आपको एक शॉर्ट कोड बताता हूँ इनिशलाइजेशन से। प्लीज़ गिव वेरी न्यू कार माई डियर राइवल। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास क्या होता है कि प्लीज़ स्टैंड्स फॉर पी फॉर पेंसिल्वेनिया, देन जी फॉर जॉर्जिया, वी फॉर वर्जीनिया। न्यू, क्योंकि न्यू के 3 लेटर्स हैं तो हम इसको न्यू से 3 दफ़ा स्प्लिट करेंगे। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर। तो ये जो 3 है ये रेफर करता है इसके टोटल अल्फ़ाबेट्स को। देन कम्स कार, इसके भी 3 लेटर्स हैं। कनेक्टिकट, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। देन MY, मैसाचुसेट्स एंड मैरीलैंड। D फॉर डेलावेयर एंड देन R, रोड आइलैंड। आई होप कि आपको इन 13 कॉलोनीज़ के नाम याद करने में अब कोई दुश्वारी नहीं आएगी। दिस निमोनिक इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हुए किसी भी क्वेश्चन में जो कि इस एरा से रिलेटेड है तो आप इन 13 कॉलोनीज़ का नाम लिखें और एक हल्का सा स्केच ड्रॉ कर लें मैप का। ये आपके ओवरऑल एग्ज़ाम में आपके जो इस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इस लेक्चर तक हमने जियोग्राफी ऑफ अमेरिका, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज एक्सपेडिशंस हुए थे वो कैसे हुए, उसके बाद जो डिफरेंट एक्सप्लोरेशन और वॉयजेस की एरा आई, किस किस ने यहाँ पे एक्सेस किया सबसे पहले, और किन किन मुल्कों ने आके यहाँ पे सेटलमेंट की और कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी बन चुकी है। इसके बाद जो आने वाले लेक्चर हैं उसको हम प्रोसीड करेंगे कि इन 13 कॉलोनीज़ के अंदर क्या सर्कमस्टांसेस थे विच लेड फर्दर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान, विश यू वेरी गुड लक।